हम देख रहे हैं इस वीडियो में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो ध्यान से इस वीडियो को समझना। आपके लिए जो सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किए हैं ये काफ़ी आसानी तरीके से जो आपको समझाने की कोशिश की गई है। और दूसरा है, आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि ऑन बोर्ड समझाना सर जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इससे पहले आपके जो सारे सेट्स हैं, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, सभी विषय के सॉल्यूशंस डाल दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल नंबर की जगह आपसे क्या पूछा गया है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में। पी बाई क्यू का मतलब होता है बटे के रूप में, यानी कि अपॉन के रूप में, 2/3 और या 5/6 या फिर 9/15, इस तरह से हम जो संख्याएं लिख सकते हैं बटे के फॉर्म में, वो हमारी जो है सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। और जिनको बटे के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें और भी कुछ रूल्स हैं अपरिमेय संख्याएं के, वो अलग है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है इसमें 2 - √5 है, इसमें बटे का कोई ऑप्शन नहीं है, तो बटा तो है ही नहीं। दूसरे में बटा लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 2/7 इंटू √7 तो 2/7 लिखा हुआ है, इंटू में इसमें भी √7 है और यहाँ पे नीचे भी इंटू में √7 है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत। तो देखते हैं कि 7 से 7 आपका कट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, 2/7। ठीक है, इसको हम 2/7 लिख सकते हैं क्योंकि आपको दिया हुआ है ये। तो कट गया तो क्या बचा, 2/7। 2/7 हमारा क्या है, बटे के फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, रैशनल की फॉर्म में आ गया, बटे के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। तो अगर ऐसी संख्या, इसमें रूट नहीं होना चाहिए, रूट हो जाता तो ये गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आंसर है, ये आपका आंसर नंबर 2 जो है फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है शून्य क्या है। शून्य क्या है, तो जीरो क्या है आपको बताना है। तो जीरो आपका जो है एक तो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर तो है ही है, पूर्ण संख्या भी है यानी कि होल नंबर भी है। होल नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होल नंबर, या फिर बोल सकते हैं आप इसको प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, थर्ड वाला, इसमें पूछा गया 0.3 बराबर किसके है, 0.3 बार किसके बराबर है। बार पूछा है तो बार, यार बार मतलब बार बार आने वाली संख्या। ठीक है, बार का मतलब और भी कुछ होता है, लेकिन आपके लिए बार ऊपर लगना यानी डैश ऊपर लगना, उसको क्या बोलते हैं, हम बार बोलते हैं। और वो बार बार आती है संख्या, यानी कि हम 0.3 बार लिखा है तो इसका मतलब हो गया ये आ जाएगा 0.3333 ऐसे करके। जिस भी संख्या के ऊपर ये लगा होगा वो संख्या बार बार होगी। अगर मैं कहूँ कि 27 के ऊपर बार लग गया तो इसका मतलब ये क्या है, 27 हर बार आ रहा है, 27 हर बार आ रहा है। ठीक है, यानी 27 के ऊपर लगा है। अगर ये 2 के ऊपर लगा होता तो केवल 2 ही आता। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम इसको चेक करेंगे डिवाइड करके। आपके पास में रूल्स हैं मैथमेटिक्स का, पर इस संख्या को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा रूल्स की बात नहीं है कि हमने पहले इसको माना फिर इसको उससे 100 से मल्टीप्लाई किया, वो वाला ऑप्शन नहीं है। इसको हम क्या करें, पहले ऑप्शन को डिवाइड करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन गिवन है आपको 1/3, तो एक को 3 से डिवाइड करना है, एक को 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद यहाँ 0 लग गया, ये 3 से गया कितने बार में, 3 बार में, 3 3 9, फिर वापस 1 आ गया, फिर से वही संख्या 0 लगानी पड़ेगी, फिर 3 3 9, फिर 0 1 आ गया। यानी कि डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार 0.3333 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि 0.33 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार। तो ये इसका ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट नंबर राइट, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद में अगर हम बात करें 1/2 को परिमेयकरण करना है, यानी रैशनलाइज करना है 1/2 को। 1/2 को आपको 1/√2 को आपको रैशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है। जब भी परिमेयकरण या रैशनलाइज पूछा जाए तो आपको जो नीचे वाली संख्या हर में उसी से गुणा कर देना है और उसी से भाग कर देना है। ठीक है, कभी भी यहाँ पे कुछ भी दिया हो, √5 दिया हो या केवल 5 दिया हो या √3 - 2 5 दिया हो, कुछ भी दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया √2 ऊपर, और ये रूट से रूट मल्टीप्लाई किया, रूट तो गायब हो गया और 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2। तो √2/2 इसका आंसर होगा, जो कि आंसर नंबर 2 आपका इसका करेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया आपसे 36 की पावर 1/2 जो है उसका मान बताना है। 36 की पावर 1/2 लिखी हुई है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
तो यहाँ पर जो है इस संख्या को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 36 की पावर 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपको ऐसी संख्या या ऐसा कुछ पूछे कि इसकी वैल्यू क्या है, तो जो आपको जिसकी पावर दे रखी है उसको क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे, ठीक है। लघुत्तम ले लेंगे, तो इसका 36 का लघुत्तम अगर हम लेते हैं तो 36 का क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा 18 बार में, फिर 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका एलसीएम, यानी कि 2 कितनी बार आया, 2, तो 2 आ गया 2 टाइम्स, 2 2 बार आया, और 3 कितनी बार आया, 3 भी 2 बार आया, ठीक है। और इन दोनों की पावर कितनी है, 1/2, ठीक है। ये 36 के बराबर ही है और इसकी पावर कितनी थी, 1/2। अब इन दोनों संख्याओं में 2 कॉमन है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 2 × 3 छोड़ करके इसकी पावर क्या कर दूँ, 2, यानी दोनों की पावर 2 है तो टोटल की पावर 2, और इनटू में क्या है इसके ऊपर 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 × 3, तो 2 × 3 कितना होगा, 6। तो 6 जहाँ पे आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। ऐसे सॉल्व करेंगे हम इस टाइप की संख्या को। दोबारा हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसा ही है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपसे 64 की पावर यानी कि घात 1/2 है, तो इसका मान क्या होगा। 64 की पावर 1/2 है तो इसका मान क्या होगा। तो 64 को फिर से तोड़ लेते हैं, तो 64 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। जहाँ 1 आ गया वहाँ ख़त्म। तो हमारे पास ये कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 जो है वो आ गई हमारी, और 1/2 तो पहले से ही था, और हम कर सकते हैं 2 की पावर 6 × 1/2, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया था। तो यहाँ से 2 से कट गया ये, तो यहाँ पे आ गया 3, यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई, 3, ठीक है। कट जाएगा ना, ध्यान है आपको, ये कटना तो आता है, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 यानी 3 बार 2 को गुणा करने पर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 जो आंसर है इसका, फोर्थ नंबर 8 है, और फोर्थ आंसर जो है आपका इसका करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। 7वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल की एक खास बात है कि जितनी भी आपकी एक्स वाई जेड होते हैं ये सारे पॉलिनोमियल की फॉर्म में आते हैं, लेकिन इनकी जो पावर है, यानी कि अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, x की पावर जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए, -15 नहीं होना चाहिए, माइनस में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखें इसमें से कौन सी संख्या है जो गलती कर रही है, तो उसको देख लेते हैं। बहुपद नहीं है, यानी कि जो माइनस में आ रही है वो बहुपद नहीं होगी। मैंने बताया बहुपद में माइनस में नहीं आते हैं, पॉलिनोमियल में माइनस में घात नहीं आती है, यानी पावर माइनस में जो है नहीं आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमने देखा पहले वाला समीकरण जो है इसमें x² पॉजिटिव है, ठीक है। अगले वाले में देखा सेकंड ऑप्शन में y² पॉजिटिव है। थर्ड में देखा x की पावर 10 है और y की पावर 3 है, t की पावर 50 है, कुछ भी हो x y z, किसी की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, भी सही है। लास्ट वाला देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है y + 2/y, तो इसको अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो y + 2y - 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाती है, रूल है मैथमेटिक्स का। तो अगर ये माइनस हो गई तो हमारे क्या होगी, ये वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन बहुपद 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिघात बहुपद है। त्रिघात यानी ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमोनियल होता है आपके, तो जिसमें एक की घात जो है ट्राई मतलब 3 और त्रिघात मतलब भी 3, जिसकी पावर में 3 लगा हो ना, वो इसका आंसर है। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यानी कि a की पावर 3 हो, x की पावर 3 हो, या फिर आपकी y की पावर 3 हो, z की पावर 3 हो, ऐसी संख्याएं जिसमें पावर 3 लगी हो, ये त्रिघात समीकरण कहलाते हैं, त्रिघात जो है चर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका, x - x³ 4 वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्यूब लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणनांक बताना है। बहुपद दे रखा है आपको 2 + x² + x में x² का गुणनांक बताना है। तो सभी के गुणनांक जो है, जो संख्या है x y z a b c p q r m, जो भी अल्फ़ाबेट वाली संख्या होती हैं, ये आपके जो है कांस्टेंट टर्म नहीं होती हैं, निश्चित इनकी वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि हम x की मान 1 रखें, कभी x की मान 2 रखते हैं, कभी x की मान 3 रखते हैं, या फिर कभी x की वैल्यू -3 आती है और उसी x की वैल्यू +3 भी आती है, आपने देखा है। तो x जो है वो चर है, ठीक है, अचर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है।
तो x जो है ऐसी संख्या है, अचर अचर होती है, इसकी बहुत सारी वैल्यू आती हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो हमें पूछा गया एक्स स्क्वायर का जो गुणनांक बताना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा गुणनांक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में एक ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2x लिखा होता तो अगर 2 प्लस 2x लिखा हो, स्क्वायर प्लस x लिखा हो, तो मैं पूछूं कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या है, तो ये 2 है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 होगा, तो 1 से एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई होता है तो वापस से एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो इसका कितना आ गया कोफिशिएंट 1 आ गया, ठीक है। तो 1 कौन सा ऑप्शन है आपका, इसका सेकंड नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। कोफिशिएंट जो होता है उस संख्या के साथ में जो गुणा हुआ हो, यानी अगर मैं यहाँ पे पूछूं x का गुणनांक बताइए, तो x का गुणनांक के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे 1 होगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस x ही आएगा, तो इसका गुणनांक क्या होगा, 1 होगा। अगर ऐसी संख्या दे दी है और एक्स स्क्वायर का गुणनांक पूछ ले, तो देखिए संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में 2, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट उनको बोलते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 के शून्यांक यानी जीरोस बताने हैं आपको, ठीक है। इस इक्वेशन के जीरोस बताने हैं, तो जब भी आपसे जीरोस पूछे तो आपको क्या कर देना है, सीधा सीधा उस समीकरण को जीरो के बराबर इक्वेट कर देना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो जैसे कि आपका 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, मैंने बताया जो समीकरण दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, उसको 0 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल्स टू -1। यहाँ पे आप जब इधर करोगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाओगे, कभी भी कोई संख्या को अगर वो प्लस में है तो माइनस में होगी, माइनस में है तो प्लस में होगी, डिवाइड में है तो इंटू में होगी और इंटू में है तो डिवाइड में होगी। जैसे ही वो क्रॉस करेगी बैरियर इक्वल्स टू का इधर उधर, तो वो अपना साइन चेंज कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, 0 में माइनस करेंगे तो वही आएगा सेम। तो यहाँ पे x बचा, x इक्वल्स टू -1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1/2। ये x का, ये इसका शून्यांक है, तो -1/2 जो है इसकी वैल्यू हो गई, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 11वां, इसमें पूछा गया है x प्लस 1 को x प्लस 1 से 3x क्यूब प्लस x माइनस 1, जो ये संख्या है इसको क्या करना है हमें, इसका भागफल बताना है, ठीक है, यानी कोशेंट बताना है। तो इससे इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का है तो एक तो ये तरीका है, ऐसे डिवाइड कर दो। और दूसरा क्या है, मेरे को पता है कि x प्लस 1 इस दे रखा है, तो मैं निकालूंगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे मैंने बताया, इस समीकरण को 0 के बराबर कर देंगे, इस समीकरण को 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, -1, ठीक है। ये वाला 1 इधर आ जाएगा, -1। तो इस सभी जगह पे -1 रख देंगे और जो सोल्यूशन होगा वो वही अपना आंसर होगा। तो -1 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 × -1 का क्यूब, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे क्यूब ही है ना, आपके क्यूब है, ठीक है। इसके बाद में प्लस यहाँ पे -1 रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू रख रहे हैं हम, x बराबर -1 है और ऑलरेडी पहले से -1 है। ये इसी समीकरण में मैंने सारी वैल्यू रख दी। अब 1 का क्यूब -1 ही होगा, -1 × 3 -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 हो गया, और यहाँ पे भी -1 है, ठीक है। तो -3 -1 और -1 कितने हो गए, -5। तो ये अगर हमारे पास आंसर है तो ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया। इसके आगे नंबर क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है 12वां क्वेश्चन, इनमें से कौन दो चर वाला रेखिक समीकरण है, दो चर वाला रेखिक समीकरण, 2 वेरिएबल्स पूछा है। तो आपको पता होगा कि x मैंने अभी बताया a से लेके z तक सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं, और जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही x y z या a b c या p q r होंगे। तो इसमें देखिए दो चर कहाँ पे, यानी कि दो वेरिएबल कहाँ हैं, यानी कि दो x और y हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, पहले में 2x + 5 है, इसमें x एक बार है, दूसरी बार देखें तो 3x + 2 है, ये भी आपका एक ही x है इसमें, और आगे वाले में भी एक x है। उससे सबसे लास्ट में देखेंगे 2x + y है, x भी है और y भी है, तो x की अलग वैल्यू निकलेगी और y की अलग। तो दो चर हो गए, यानी कि दो आपके वेरिएबल्स हो गए। वो संख्याएं जिनका मान फिक्स नहीं होता उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, कांस्टेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर नंबर हो जाएगा 12वें का, तो 12वें का आंसर हो जाएगा आपका 4th, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो x - 2 का हल है, x - 2 का हल है, x - y बराबर 2 का हल है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो x - y बराबर 2 का हल, तो आपके पास में यहाँ पे हल दिए हुए हैं, यानी कि जो ब्रैकेट में ये जो देते हैं यहाँ पर x, y होता है, ठीक है। हमारे को जो ब्रैकेट में दिया जाता है
जिसको हम निर्देशांक बोल सकते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट इंग्लिश में। तो कोऑर्डिनेट हमेशा पहले x आता है फिर y आता है। तो हमारे पास यहाँ पे x और y दे रखे हैं, पहले में 2, -1 दे रखा है, दूसरे में 2, 4 दे रखा है, फिर 3, 2 दे रखा है और 1, 0 दे रखा है। तो हमें यहाँ पे x की जगह और y की जगह उनको रखना है, और जिससे हमारे 2 के बराबर उसका मान आ जाए तो वो हमारा आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह पहली वैल्यू जो है इसमें रखा हुआ है 2 और 1, तो यहाँ पे अगर 2 रखूँ और यहाँ पे 1 रखूँ तो ये 2 के बराबर नहीं होगा। 2 माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो 2 - 1 बराबर 1 ही आया। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें 4 रखूँ, तो इसमें इसकी जगह 4 रखा, माइनस y कितना दे रखा है, y 2 दे रखा है, तो 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 ही आया। तो ये आंसर हमारा सही है। तो ये वाला ऑप्शन जो है जिसमें हमारा 4 और 2 दे रखा है, यानी कि x बराबर 4, y बराबर 2 दे रखा है, ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा है? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, हमें सॉल्व करके देखना पड़ता है, तभी तो आप आंसर टिक करोगे। सॉल्व नहीं करना आएगा तो आप गलत कर दोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो दो चर अभी बताया मैंने, चर क्या हो सकते हैं, x होता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकता है, ये चर होते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल होते हैं और इनकी वैल्यू बहुत सारी आती है। अगर x की वैल्यू में किसी, अगर मान लो x + 1 = 2 है, अभी यही वाला ले लेते हैं कोई इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखूँ तो 1 + 1 = 2 हो गया। ठीक है, अगर x की वैल्यू यहाँ पर -3 रखूँ तो -3 + 1, यहाँ पे -3 रखा और +2 = 2 हो गया, वापस से ये -2 हो गया। तो इस तरह से ये बार बार हम संख्याएं बदल सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके हल कितने होंगे, x की वैल्यू अलग होगी, y की वैल्यू कितने अनंतों तक जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें आपसे पूछा गया है, बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, आपने अपने क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो उसमें ग्राफ दिखाई देगा, उस ग्राफ के हिसाब से आपको बताना है। तो ग्राफ में बना के दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। यानी कि ये आपका एक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, इसके आपके जो हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दे रखी वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह। तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, 4 है और 5 है। इसी तरह यहाँ पर -1 है, यहाँ पे -2 है, -3 है और यहाँ पे -4 है और यहाँ पे -5 है। इस तरह इधर भी आपके -1 है, -2 है, -3 है और -4 है और -5 है। ठीक है, ये संख्याएं आपको इस तरह से दे रखी है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरह से आपको संख्याएं दे रखी है। और यहाँ पर आपको जो है इसको 2 से और 5 को मिलाया गया है। तो ये 2 नंबर आपका जो है इसको 5 से मिलाया गया है और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम C दे रखा है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है आपसे, सबसे पहला, बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो चतुर्थांश मतलब कोऑर्डिनेट। तो आपका जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट यह हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, सेकंड और तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, ये तो कौन से चतुर्थांश में है, -3 और -5। तो -3 तो यहाँ पर है, ठीक है, और -5 भी इसी में है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड चतुर्थांश में आंसर है इसका। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर भी 3 सही है। इसके बाद में बिंदु C के निर्देशांक पूछे, बिंदु C के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। यहाँ पे C बिंदु जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x और y कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले x वाली लाइन पे, तो x कितना है, -5। अभी देखा आपने यहाँ पे मिला रखा है, ग्राफ आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया -5, कोमा y कितने पे है, तो 2 पे। तो ये आपका आंसर हो गया -5, 2। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको फर्स्ट ऑप्शन -5, 2, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके आगे आते हैं हम 17वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पूछा गया 105 का संपूरक कोण है। संपूरक कोण मतलब आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, सही समझे। अगर आपको याद है थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम वालों को, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 105 का संपूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। 105 का संपूरक कोण होता है वो कोण जो मिल करके क्या दे, 180 डिग्री दे, वो उसका संपूरक कोण होता है। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी गई होगी जो 180 देगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये वाला प्लस इधर है तो इधर आ जाएगा, तो 105 माइनस हो जाएगा और इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 75 आ गया। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया, 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं, यानी कि टू एंगल्स
को जब हम सम करें तो वो क्या कहलाते हैं, तो पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि हम x एक एंगल है प्लस y एंगल है, इन दोनों का अगर सम 90 डिग्री है तो ये हमारे पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, दोनों सम का। तो यहाँ पे पूछा गया दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसको हम पूरक कोण बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। आपका जो है ये 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आकृति में AOB एक सरल रेखा है, x का मान आपको बताना है। आकृति में AOB एक सरल रेखा है, AOB आपकी एक सरल रेखा है। तो AOB पहले लिख देते हैं यहाँ पर, ये आ गया A, ये O और B, ये सरल रेखा है और इसके ऊपर एक एंगल बना हुआ है, ये ऐसे एंगल बना हुआ है और ये वाला एंगल जो है आपको दे रखा है 82 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये x है। तो इस x की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि किसी भी लाइन पे ये पूरा एंगल जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। तो 180 में से ये तो आपको 82 दे रखा है, तो बचा हुआ कितना होगा, 180 में से माइनस इसको कर देंगे तो बचा हुआ ये आ जाएगा। तो हमें पता है ये x है और ये टोटल कितना होता है, तो हम लिख सकते हैं ना x प्लस 82 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 180 माइनस 82 डिग्री। तो इसको माइनस कर दो, आपका कितना आ जाएगा 98 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 98 डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 20वां क्वेश्चन जो है इसमें आकृति में x का मान क्या होगा। फिर से आकृति में जो है आपसे x का मान पूछा है। तो आकृति मैं बना देता हूँ, आकृति यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, छोटी सी आकृति बना देता हूँ। इसमें क्या है, यहाँ पे एक आपका ये ट्रायंगल जैसा है, ठीक है, ये बाहर निकला हुआ है। इसमें ये x पूछा गया है और यहाँ पर ये जो है एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल जो है 20 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा ये वाला। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा अभी लाइन ऐसे है। ठीक है, इसके ये वाला एंगल हमें बताना है, तो हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये वाला इक्वेशन ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो हम 180 में से ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल जो निकालेंगे माइनस कर देंगे तो बचा हुआ ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि 20 प्लस 80 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं y मान लेते हैं इसको। ठीक है, y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, निकालने के लिए बता रहा हूँ। आंसर तो आपको टिक करना है, तो निकालोगे नहीं तो टिक कैसे करोगे। तो इन तीनों का योग कितना होता है, तो हमें पता है 20 प्लस 80 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब y को यहीं छोड़ दूँ तो यहाँ पे 180 डिग्री लिख दूँ, यहाँ से माइनस 80 हो गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 20 भी है माइनस हो जाएगा इधर आके। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के 100 और यहाँ पे क्या बचा आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, तो y कितना आया, यहाँ पे y कितना आ गया, ये भी कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री आ गया। अब इसको x को बताना है, तो मैंने आपको पहले बताया था पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 180 डिग्री के बराबर में। और 180 में से 80 हटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो 180 पहले तो हम इसको ऐसे कर देंगे कि ये पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 80 प्लस एक्स, 80 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। और इसी को हम सॉल्व कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस ये वाला प्लस है, इधर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। गुरुजी आप सभी को पता है, अभी अभी बता दिया इसी क्वेश्चन में। कितना होता है त्रिभुज के, यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, इसमें तो कोई थ्योरम है नहीं और कुछ बताने वाला है नहीं, तो आपको याद रखना है। इसके आगे बात करें 22वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वसामता कसौटी नहीं है। यानी कि जो है आपको कॉन्ग्रुएंट क्वालिटी या प्रॉपर्टीज़ नहीं है वो बतानी है। तो आपको सभी को याद होगा कि कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। ठीक है, तो आपका साइड एंगल साइड भी होता है, उसके बाद में एंगल साइड एंगल भी होता है, उसके बाद में आपका साइड साइड एंगल नहीं होता है, और आपका फिर साइड 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 भी होता है। ठीक है, सही है। तो आप क्या बोलेंगे, कौन सा ऑप्शन सही, थर्ड नंबर जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट का ऑप्शन नहीं है, ये रूल नहीं होता है, साइड साइड एंगल का रूल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करेंगे। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 में, तो इसमें दे रखा है एंगल A इक्वल्स टू एंगल P है और एंगल B बराबर एंगल Q है। एंगल B
इक्वल्स टू एंगल क्यू है, ठीक है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, तो और ए बी बराबर पी क्यू भी है, ए बी बराबर है पी क्यू, ठीक है। तो हम एंगल पहले एंगल बना लेते हैं। मान लो ये एंगल बना लिया एक, इसका नाम लिख दिया हमने ए बी और सी, ट्राइंगल बना लिया। ऐसे एक और ट्राइंगल बना लिया जिसमें पी क्यू आर है, तो पी क्यू और आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जस्ट ऐसे, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें क्या पूछा है, एंगल ये वाला और ये वाला बराबर है, क्लियर हुआ। यहाँ पे B और Q बराबर है, तो B और Q भी बराबर है, यानी दो एंगल तो बराबर हो गए। अभी अभी हमने पढ़ा था एंगल एंगल बराबर हो गए। और इसमें बोला है कि ए बी ये वाली साइड और PQ ये वाली साइड भी बराबर है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी साबित होती है। तो इसमें क्या पूछा गया है, तो ट्राइंगल ए बी सी सर्वांग भी है और बराबर भी है किसके, पी क्यू आर के, यही ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ट्राइंगल ए बी सी इक्वल भी है और कॉन्ग्रेंट भी है ट्राइंगल पी क्यू आर के, है ना। अभी देखा हमने यहाँ से, तो ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 110, 82 और 68 होता है, तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है एक चतुर्भुज के चार कोण होते हैं। चतुर्भुज जो है आपका ऐसा होता है, चार रेखाओं से बनी हुई आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 4 साइड से घिरी हुई आकृति को। तो इसके चारों कोण जो हैं, ये एंगल, इनका मान कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। इसमें से आपको 3 दे रखे हैं, जिसके मान कितने हैं, जिसमें आपको मान दे रखे हैं आपको 110, 82 और 68। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 110, 82 और 68, कोई भी मान लिया, तो ये 3 तो दे रखे हैं, चौथा निकालना है। तो मुझे पता है कि A प्लस B प्लस C प्लस D, मैंने मान लिया अपनी मर्जी से। ये चारों एंगल का मान कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो चार में से पहला दे रखा है 110 प्लस दूसरा दे रखा है 82, 82 प्लस तीसरा दे रखा है 68 प्लस चौथा दिया नहीं है, निकालना है, बराबर 360, ठीक है। तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए। तो ये हो गया 0, 8 और 6 14 और 1 15, है ना। तो 150 हो गया शायद, आप निकालेंगे एक बार देख लेते हैं। 250, 8 और 2 10, 0 का 0, 8 और 6 14 और 1 15, 1 16, ठीक है, 16। और ये वाली संख्या जो है आपकी 16 में से एक गया इधर, तो 260 हो गई, सॉरी, ठीक है। 260 प्लस डी इक्वल्स टू 360 हो गया। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360, और ये वाला 260 इधर आके माइनस हो जाएगा। 260 माइनस किया तो ये आ गया आपके पास 100 डिग्री इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका फर्स्ट नंबर, इसको आपको करेक्ट कर लेना है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। कितना आया ऑप्शन जो है इसका आंसर कितना आएगा, 100, क्योंकि आप देख रहे हैं 260 यहाँ पे निकला है, डी यहीं छोड़ देंगे, 260 को यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस करते ही 360 में से 260 गया तो कितना बचा, 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल दे रखा है, तो बी की माप बतानी है आपको। समांतर चतुर्भुज बोला है, यानी कि आपको एक पैरेललोग्राम बोला है। पैरेललोग्राम आपका इस टाइप का एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। और इसके ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, और आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज आर ऑलवेज इक्वल, बराबर होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, अपोजिट वाले, आमने सामने के, इधर से उधर, ऐसे नहीं बगल वाले को देख लिया, इसके बगल वाला या इसके बगल वाला, ये नहीं, ठीक है, सामने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है एंगल, उसको देख लेते हैं। इसमें डी जो है वो 135 डिग्री दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। डी 135 डिग्री दे रखा है, तो एंगल आपसे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल डी बराबर है आपका, तो बी की माप बतानी है आपको। ए बी सी डी है और डी जो है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें एंगल आपका ये जो है ना, ये उल्टा दिया हुआ है, ये ए बी सी ऐसे ना दे करके किसी और रीजन से पूछा होगा। यहाँ पर क्या है आपका ए बी सी डी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ए डी और यहाँ पे सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न दे रखा है, ए बी सी डी में डी तो दे रखा है, तो डी आपको दे रखा है, तो सी भी कितना होगा, 135
35 डिग्री अभी मैंने बताया कि ये एंगल जितना होता है उतना ये एंगल होता है, तो 2 एंगल तो हमारे को मिल गए। ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, क्योंकि ये भी सामने वाले दोनों बराबर होते हैं। और इन सभी का मान कितना होता है, जैसा मैंने आपको बता रखा है, कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपका x, ये x है, प्लस ये 135 है, प्लस ये फिर से x है, फिर 135 है, ये कितने के बराबर होता है 360 के बराबर। ठीक है, तो 135 135 कितना हो गया, 35 35 70, 270, 270 प्लस में x और x कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 360, 270 यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 270, 270 आप इसमें से माइनस करिए तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री बराबर 2x, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन में 2 से 90 कैंसिल, तो कितना आ गया 45 डिग्री। तो कितना आंसर आ गया इसका 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका, इसमें अगर हम बात करें, नहीं, इसमें अगर हम डायग्राम सही बनाते हैं तो ये बिल्कुल क्वेश्चन, देखिए निकालने का तरीका तो यही है। अगर ये डायग्राम ABCD, यहाँ पे ये डायग्राम हमने जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि एक पैरेललोग्राम में, उसमें जैसे मैंने बताया कि ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, और ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। तो अगर हम A B C और D लिखते हैं, तो अगर D इसने 135 दे रखा है तो आपका B भी क्या होगा 135 होगा। तो आंसर आपके पास ऑलरेडी है, यहाँ पे हमें नाम सही करना है, A B और यहाँ पे C और ये D हो गया। ठीक है, तो अगर ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर 135 है। अगर वो A B और C को चेंज कर देता है तो आंसर हमें 45 डिग्री निकालना पड़ेगा, जो कि ऐसा आएगा। तो आपको मेथड पता चल गया। तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, A B C D दे रखा है, D दे रखा है तो B बराबर होगा। अगर A दे रखा होता है तो C उसके बराबर होता है। अगर A दे रखा होता यानी कि D दे रखा है और आपसे A पूछ लेता या C पूछ लेता तो हमको यही निकालना पड़ता। कुछ समझ में आया आपको, क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए मेथड। इसके आगे हम बात करते हैं, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। कौन से समचतुर्भुज के? समचतुर्भुज पता है आपको क्या होता है? तो समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, लंब होते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ बना करके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आप देखेंगे समचतुर्भुज ऐसा होता है, ये आपस में विकर्ण उसके 90 डिग्री बनाते हैं, और समचतुर्भुज ऐसे जोड़ दोगे आप तो ये समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, या फिर आप इससे बड़ा ही बना सकते हो, ऐसा भी होता है समचतुर्भुज। यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लंब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे होते हैं? तो बराबर होते हैं। यानी कि एक ये है और एक रेखा ये है, एक तो ये हो गया आपका बेस। ठीक है, क्या हो गया बेस, और ये क्या पूछा आपसे, एक ही आधार यानी कि एक ही बेस और एक ही समांतर रेखा पर बने हुए के बीच बने हुए समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में कैसे होते हैं। यानी जो आपका समांतर यानी पैरेललोग्राम जो यहाँ पे बनाऊँ तो इसका क्षेत्रफल, या फिर मैं पैरेललोग्राम ऐसा बनाऊँ कोई, तो इसका क्षेत्रफल जो है बराबर होगा। ठीक है, इसकी जो पूरी इक्वेशन की ये है, इसकी जो इक्वेशन है वो इस पूरे इक्वेशन के बराबर होगी। ये पूरा जो है ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसके बराबर होगी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में जब भी चतुर्भुज बनेंगे, चाहे वो ऐसे बने चाहे वो ऐसा बने, कैसा ही बने, टेढ़ा मेढ़ा आप जैसा ही बनाएं, तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है, और उसका बेस भी सेम होना चाहिए दोनों का। दोनों चतुर्भुज बनाए हैं और उसके दोनों एक ही लाइन पे आते हैं, और ऊपर वाली लाइन जो है समांतर है दोनों के लिए, तो उनके क्या हो जाएंगे, जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है वो सेम होंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें 28 नंबर, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं यानी कि एरिया निकालते हैं 1/2 विकर्ण यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। ठीक है, तो यहाँ पे विकर्ण नंबर 1 क्या है आपका 5 है और दूसरा है 14, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 1/2, विकर्ण 1 5 है और दूसरा है 14। ठीक है, तो 2 से ये 14 कट जाएगा 7 बार में, तो 7 गुणा 5 कितना आ गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया एक चक्रीय चतुर्भुज में a प्लस सी बराबर होता है, a प्लस सी बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको बताना है a प्लस सी कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक सर्किल के अंदर बनता है जिसमें सारे के सारे जो उसके कोने हैं वो जो है बाहर वाली सर्किल के टच करते हैं, ठीक है। इस सर्किल के इसके पेरीमीटर को यानी कि सरकमफेरेंस को, व्यास को टच करते हैं, व्यास नहीं, आपका जो सरकमफेरेंस है उसको टच करते हैं, ठीक है, परिधि को। तो इस परिधि को टच करते हैं। और इसमें एक खास बात और होती है, इसके आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसका योग और इसको जोड़ोगे तो 180 मिलेगा, और इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो 180 मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 180 180 360, जो कि मैंने बताया था एक चतुर्भुज के टोटल कोणों का योग होता है। तो इसमें पूछा गया है कि ए और सी कितना होगा। तो अगर इसका नाम दूं ए बी सी और डी, ए बी सी डी, तो इसने पूछा ए प्लस सी कितना होगा। तो अभी बताया मैंने 180 डिग्री होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 180। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का होता है। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो वो होती है कि व्रत के एक छोर से दूसरे छोर को टच करे, ठीक है। तो सबसे बड़ी जीवा कहाँ कह सकते हैं, सेंटर पे ही, जो कि आपका रेडियस है, और रेडियस का आगे बढ़ा देंगे तो ये आपकी जो जीवा भी हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी जीवा आपका जो है डायमीटर का जो है सेम होती है, जो डायमीटर होता है उतनी बड़ी ही जीवा होती है। और जीवा को हम क्या बोल सकते हैं, जो है कोड, ठीक है। सबसे बड़ी कोड पूछा है तो ये कोड होता है आपका। और तो सबसे बड़ी कोड क्या होती है, डायमीटर के बराबर यानी कि व्यास के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका। इसके बाद में 31 क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना संभव है। क्वेश्चन गलत है ये, निम्नलिखित में से कौन से कोण की रचना असंभव है बोलना चाहिए था, इसको संभव लिख दिया है, गलत है। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें संभव तो 3 है और एक असंभव है। 40 डिग्री का एंगल जो है हम पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते। हम वो सारे एंगल्स बना सकते हैं जो 15 के पहाड़े में आते हों, यानी 15 की टेबल में आते हों, 15, 30, 45 और आपका 60, फिर 75, फिर 90, फिर 105, फिर और बहुत सारे 15 की टेबल में जो आते हैं, ठीक है। वो सारे एंगल हम पटरी और प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। लेकिन एक और एंगल भी बना सकते हैं जो इन दोनों के बीच में आते हों, ठीक है। तो आपके 15 और 30 के बीच में 45 आता है, बना सकते हैं। और 45 और 30 के बीच में क्या आ जाएगा, तो 30 और 45 कितना हो गया आपका हो गया ये 5 और 7 75। तो 75 डिग्री का भी हम कोण बना सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें पूछा गया है 370 37.5, तो बिल्कुल 37.5 15 की टेबल में आता है, इसको बना सकते हैं। उसके बाद में 22.5 ये भी 15 की टेबल में आता है, ये भी बना सकते हैं। और 67.5 ये भी 15 की टेबल में आता है, ये भी बना सकते हैं। कौन सा नहीं बना सकते हैं, तो 40 डिग्री का कोण जो 15 की टेबल में नहीं आता, या इन सभी के बीच में कहीं भी नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि ये इसके बीच में या तो डिवाइड कर दें या फिर डायरेक्ट देखें तो बीच में नहीं आता, बीच में आना चाहिए, 2 के बीच में आना चाहिए। तो बीच में ये 40 डिग्री नहीं आता इन एंगल्स में। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 40 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर ये असंभव पूछता। लेकिन इसने संभव पूछा है तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है 40 को छोड़ के। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पूछा गया आपसे हीरोन का सूत्र है, हीरोन नहीं है, हीरो का सूत्र बोलते हैं इसको, फॉर्मूला ऑफ हीरो। तो ये होता है आपका S, जो कि आपने लिखा हुआ है S इंटू ब्रेक अंडर रूट में S माइनस A, ठीक है, S माइनस B और S माइनस C। ये सारे के सारे अंडर रूट में रहेंगे और सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई रहेंगे। यहाँ पे S क्या है, पेरीमीटर, ये त्रिभुज है तो इसके A साइड है, ये B साइड है और ये C साइड है, तो A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो ये जो है आपका S हो जाएगा और S की जगह इनको रख देते हैं और A B और C साइड्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही आसान है, S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C का होल अंडर रूट, ठीक है। आगे बात करते हैं 33 नंबर, एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी दे रखी है, 122 120 और 22 मीटर हैं। तो परिमाप निकालना है, परिमाप मतलब सरकमफेरेंस, परिधि, ठीक है। तो परिधि क्या होता है, सारी भुजाओं को जोड़ देते हैं। केवल सर्कल में परिधि निकालने का थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है जिसमें पाई आ जाता है, अदरवाइज़ किसी का भी परिधि निकालो, परिमाप निकालो, जैसे कि ये इसका परिमाप निकालोगे तो इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको जोड़ दोगे। ऐसी ट्राइंगल में जो है आपको परिमाप निकालना है तो इसको प्लस इसको प्लस इसको जोड़ दोगे। तो इसमें कितना कितना दे रखा है, 122 दे रखा है और 120 दे रखा है और 22 दे रखा है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 122 प्लस 120 प्लस 22 कितना हो गया, 2 और 2 4, 2 2 4 2 6 और 164 264 112, ठीक है। तो 264 मीटर यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही है। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम परिधि को आपस में जोड़ देते हैं, इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा, बाहर वाली जो है परिधि कहलाती है, कितनी लंबी है, ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे जाके लंबाई है जो, ठीक है। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में है 34 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले मुझे बताएंगे उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स जो हैं बराबर होती हैं। यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है समबाहु, ठीक है। यानी कि ये साइड और ये साइड तीनों क्या हो गई, बराबर होती है। ये अगर ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो पेरीमीटर है यानी परिमाप है 60 सेंटीमीटर है, यानी कि ये प्लस ये, अभी बताया मैंने परिमाप क्या होता है, बाहर वाली जो लंबाई होती है, इस लंबाई को प्लस इस लंबाई को प्लस इस लंबाई को जोड़ दो तो ए प्लस ए बराबर कितना दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है आपको 60 मीटर। तो यहाँ पे a प्लस ए कितने बार हो गया, 3a बराबर 60 मीटर। तो a बराबर कितना हो गया 60/3। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आके इंटू में डिवाइड में हो जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए तो 3 दूनी 6 0, तो 20 मीटर जो है इसका आंसर आ गया। 20 मीटर जो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है, और इसमें क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है और आपसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम, आयतन निकालना है। तो सबसे पहले क्या है ये घन मतलब क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, ये बराबर उसकी के बराबर ये, उसी के बराबर ये और उसी के बराबर ये, चारों भुजाएं बराबर होती हैं क्यूब में। और इसमें क्या दे रखा है, अभी आगे बढ़ते हैं हम, इस क्यूब में दे रखा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो है आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब है तो क्यूब जैसा बना सकते हैं इसको, ऐसा कुछ बनेगा आपका क्यूब, ठीक है, ऐसा बनता है। तो ये क्यूब बना, ठीक है, क्यूबॉइड नहीं है, आयत नहीं है, आयताकार जो है आपका बोलते हैं घनाभ नहीं है, ये क्या है, घन है। और इसका जो है टोटल सरफेस एरिया TSA वो दे रखा है आपको 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इसकी एक साइड कितनी होती है a, तो इसकी भी साइड कितनी होगी a, ये भी कितनी होगी a और ये भी कितनी होगी a, यानी कि चारों तरफ से, और ये साइड भी कितनी होगी a, हर चीज़ इसमें a है, मतलब इधर भी साइड में a, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है। क्यूबॉइड में LBH आता है और क्यूब में A सारी साइड a होती है। तो आपको पता है कि एक क्यूब की बात करें तो क्यूब में कितनी साइड होती है, एक साइड लेफ्ट, एक साइड राइट, एक साइड फ्रंट 3, एक साइड बैक 4, एक साइड टॉप और एक साइड बॉटम, 6 साइडें होती हैं। और 6 क्या है, A हैं। तो 6A जो है आपका स्क्वायर, ये कितना है आपका 6A स्क्वायर दे रखा है आपको, टोटल सरफेस एरिया 96, ठीक है। तो A स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 96/6, यहाँ से ये 6 इधर ले लिया, अभी समझ में आया। 96 दे रखा है, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। TSA दे रखा है, TSA की जगह फॉर्मूला लिखा और ये वाला ऐसे का ऐसे उतारा। अब A निकालना है मुझे, तो A निकालूंगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम हमारा तो है A क्यूब, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लंबाई कितनी है, ये है, चौड़ाई कितनी है, ये है, और ऊंचाई कितनी है, ये है, ठीक है। सभी में A है, तो A गुणा A कितना हो जाएगा A क्यूब। तो A क्यूब होता है वॉल्यूम। तो पहले A हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमें A निकालने के लिए 96 को भाग करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है, 16 आ जाएगा, ये A स्क्वायर के बराबर। तो A बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट में 16 आ जाएगा। 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, तो A कितना आ गया 4। तो यहाँ पे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो 64 जो है इसका आंसर होगा। आंसर नंबर 3 ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। पहले हमें A निकालना पड़ेगा क्योंकि A नहीं है और फॉर्मूले में A ही हमें डालना है, तो A निकालना पड़ेगा। A निकालने का तरीका आपको बता दिया, इस तरह से निकालेंगे। A आपको 1000 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, तो एक बेलन की त्रिज्या R और ऊंचाई h है तो वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बेलन है आपकी, ये ऐसा सिलेंडर होता है, तो इसमें आपने देखा ये पेन है, तो इसका जो ये सरफेस एरिया ना जो घुमा हुआ, ये मुड़ा हुआ बाहर से, इसका क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, 2πRh। तो 2πRh क्यों होता है, देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे ये वाला कितना है, ये भी आपका बैंड है, तो ये कितना होता है एक सर्किल का
सर्किल होती है ना, ये सर्किल है आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे, इस सर्किल का ये वो कितना होता है पता है? 2 पाई आर होता है सर्किल का, याद है? सरकमफेरेंस, ठीक है। और हाइट कितनी है h, तो 2 पाई आर एच इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कितना हाइट में ये मुड़ा हुआ है, और ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया पूछता वो अलग होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है वो अलग होता है, वॉल्यूम पूछता वो भी अलग होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ जो चीज़ आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाला ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 37 नंबर। इसमें पूछा है एक शंकु जिसकी ऊंचाई h है, यानी कि एक आपके सामने कोन है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का, और इसकी ऊंचाई जो है ये वाली, ये h है, और त्रिज्या जो है r है, ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये r है, और ये स्लांट हाइट है, यानी कि टेढ़ी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, ये है आपका l, ठीक है। ये सब दे रखा है। तो ये पूछ रहा है कि इसका आयतन कितना होता है, तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड। 3 ऑप्शन होता है, फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलाज आपको याद रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप, मैं जो फॉर्मूले के वीडियोस बनाता रहता हूँ उनको देखिए, जो 10th क्लास के लिए बनाता हूँ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि 10th में भी है ये। तो अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तो प्रोसेस लंबा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए कभी आप भूल जाओ, फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो जाए, तो आप उससे आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप अगर डायरेक्ट याद रख सकते हैं इन फॉर्मूले को कि आयतन का क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होता है, तो आप सभी को याद रख लीजिए, आसानी होगी। आपसे इस बार में सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिल्कुल जनरल, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग हो सको, और स्ट्रॉन्ग होते होते जैसे जैसे आपके मॉडल पेपर आएंगे ये और भी हार्ड होते जाएंगे, लेकिन इतने हार्ड नहीं होंगे, जैसे ये पेपर है ना ऐसा ही आएगा, बस थोड़ा सा माइनर हार्ड होगा। जैसे अभी अगर मान लो ये ईजी है तो इससे थोड़ा सा हार्ड, आप जितना आसानी से कर सकते हो वो वाला। अगला क्वेश्चन जो है 38 नंबर, इसमें पूछा गया है एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछा है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको बताना पड़ेगा। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है ये आप मुझे वैसे ही बता सकते हो। कैसे? वैसे ही बता सकते हो। चलो, और एक गोला जो होता है इसका क्षेत्रफल जो आपको पता होगा, एक गोला जो हम बनाते हैं, गोला मतलब बॉल, वो गोला मतलब सर्कल नहीं, सर्कल मतलब वृत्त होता है, गोला गोला होता है, गोला, ठीक है। बॉल, बॉल जैसा जो है आपका ये बॉल हो गया ना, तो ये बॉल, ऐसा बॉल, तो इस बॉल का जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका आधा, अर्धगोले का मतलब आधा कितना हो जाएगा, काट देंगे इसको, तो 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आंसर आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर नंबर जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 39 नंबर, वर्ग अंतराल 10-25 की उच्च सीमा है। 10 से 25 की उच्च सीमा, इसमें तो साफ दिख रहा है आपको कि 10 और 25 में कौन सा उच्च है, तो 25 उच्च सीमा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 25, जो कि है आपका सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है इसी पेपर का, उसमें पूछा गया एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता बतानी है। अब एक बात बताओ, एक बार आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके पास होने की प्रायिकता कितनी है, या फेल होने की प्रायिकता कितनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप बता सकते हो? तो बिल्कुल बता सकते हो। पास होना है तो पास एक ही बार हो सकते हो, इस एग्ज़ाम में एक ही एग्ज़ाम है, उसमें पास एक ही बार हो सकते हो, और उसी एग्ज़ाम में फेल एक ही बार हो सकते हो। तो ऐसे ही एक सिक्का है, कॉइन है, तो उसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है, एक चित्त होता है एक पट होता है। तो अगर हम उसको उछालते हैं तो या तो एक बार, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, यानी कि कुछ भी आने की संभावना, अगर एक ही बार उछाला है और एक ही सिक्का है तो कुछ भी आने की संभावना कितनी है? एक। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका एग्ज़ाम एक है लेकिन रिजल्ट कितने हैं? 2। रिजल्ट कितने हैं? 2। टोटल रिजल्ट 2 हैं लेकिन आएगा एक ही। रिजल्ट 2 कैसे हैं? या तो पास हो गए या फेल हो गए। एग्ज़ाम कौन कितने हैं? एक, है ना। तो अगर हम देखते हैं कि कॉइन में टोटल कितने ऑप्शन हैं, यानी कि कितनी चीज़ें आ सकती हैं, तो 2 चीज़ें आ सकती हैं, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। तो 2 तो टोटल हो गई, 2 रिजल्ट तो टोटल हो गए, और रिजल्ट आएगा कितना? रिजल्ट तो एक ही आएगा, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। तो इसने आपके चित्त का पूछा है तो चित्त कितना आएगा? एक ही आएगा। तो 2 में से एक बार ही आ सकता है, यानी कि आपका 1/2 जो है इसका आंसर हो गया। यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, अगर हम हिंदी में बोलें तो आने की संभावना और कुल संभावना, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं कि आपका जो है कुछ भी आने की संभावना या कुछ भी होने की संभावना बटे में कुल संभावना। इंग्लिश में बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कुछ भी आने की संभावना अपॉन में पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे होता है पॉसिबल
आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स मतलब कुछ भी आने की संभावना बटे में पूरी संभावना, यानी कि कुल संभावना, कुल संभावना, संभावना, ठीक है, कुल संभावना। तो कुल संभावनाएं तो 2 हैं और आने की कितनी है, एक ही आ सकती है। अगर सिक्के होते हैं 2 और बोलता कि 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की या पट आने की प्रायिकता बताइए। तो एक सिक्के को अगर एक बार उछालते हैं तो 2 चीज़ें आ सकती है, तो 2 सिक्के को उछालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है। लेकिन उसमें से चित्त और पट कितने आने की संभावना है, तो एक सिक्के पे 1 आ सकता है और एक सिक्के पे 1 बार आ सकता है। तो दोनों सिक्कों को मिला के कितनी बार आ सकती है, 2। तो 4 में से 2 बार आ सकता है चित्त या पट, और ये आपका आंसर हो गया। इसको काट सकते हैं आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 फिर से आपका आंसर आ गया। तो उसमें भी आपका 1/2 ही आंसर आएगा, लेकिन एक्चुअल आंसर 2/4 है, लेकिन हमने देखा ये कट जाएगा तो 1/2 लिखेंगे। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया है, सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई लिंक ना मिले, कोई वीडियो ना मिले, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करिए, सॉल्व करने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। और आपके जितने भी सेट हैं उनको इसी तरह से हम सॉल्व करते रहेंगे। समय रहते ही आप पढ़ लीजिए और अपना बेसिक को जो है मजबूत करिए। 9th में है, 10th में जाएंगे तो और आपको मुश्किल आएंगी अगर ये बेसिक्स आपको क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे फॉर योर एग्जामिनेशन। प्रिपेयर वेल एंड हार्ड।